आदाब अर्ज़ हैं नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, बल्कि बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे और आपको हर उस खुशी तक रसाई दे जो आपका हक है, आपको मुतमईन रखे, आपको तमाम मसाइब और मुश्किलात से दूर रखे। ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को ये आने वाली नस्ल है और आने वाली नस्लों को महफूज बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। चलिए नाज़रीन, आज के व्लॉग की जानिब चलते हैं। बुनियादी तौर पर तो इशू तो ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान का सर्वाइवल है। लेकिन चूँकि इस मामले में आजकल ज़रा भारत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसी से आगाज़ भी कर लेते हैं। अभी जो मार्का हक हुआ, जो ऑपरेशन बुनियानुल मसूम हुआ, जिसमें कहते वो 3 रफ़ाइल तैयारे गिराए गए, 6 तैयारे गिराए गए भारत के। एक मिग-29 था, एक मिराज 2000 था और एक वो अनमैन्ड व्हीकल जिसको कहते हैं बगैर पायलट के। वो बड़ा ड्रोन था, लेकिन वो तैयारे के साइज़ का ड्रोन था, तो वो गिराए गए। रफ़ाइल कंपनी आई भारत, तो उन्होंने उनके डेलीगेशन को फॉर सिक्योरिटी रीजंस जो है वो भारत ने जो है वो बहुत अनसेरेमोनियसली भेज दिया वापस। एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेज दिया गया था, ये इतलात है। अब इसके नतीजे में जो है वो हालात ख़राब हो गए हैं रफ़ाइल कंपनी और भारत के दरमियान, और फ्रांस और भारत के ताल्लुकात भी काफ़ी कशीदा है। इस पर कुछ बात करेंगे नाज़रीन, और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि इमरान खान सूरत हाल को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आज फिर उनके मुकदमे की समाअत थी, उनकी बहन भी कुछ गर्जी बरसी, लेकिन कुछ सूरत हाल डेवलप हुई तो उस हवाले से ज़रूरी था। फिर नाज़रीन, अभी गुज़िश्ता रोज़ दिनों, चूँकि मैं पिछले दिनों में रेगुलर नहीं कर सका व्लॉग अपनी मसरूफियात की वजह से, तो अफ़गानिस्तान में उनके एक वज़ीर ने, जिनका तज़किरा ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह खबर 2 रोज़ पुरानी है, उन्होंने फितरतुल ख़ारिज पर यह वादे कर दिया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो जिसको अब हम फितनतुल ख़ारिज कहते हैं रियासती तौर पर, ये कैसी तंजीम है, रसूलुल्लाह की हदीस इस हवाले से क्या है और नूर वली महसूद क्या कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ा एक मुग़ालता है, एक पूरा माइंडसेट है जिसको जो है ये मुतासिर करते हैं टीटीपी वाले। वही इनको स्लीपर सेल्स प्रोवाइड करते हैं, वही इनको जो है वो सहूलतकारी प्रोवाइड करते हैं, वही इनके लिए बाज़ औक़ात जो है मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हो जाते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं। टेरर फाइनेंसिंग जो होती है, फाइनेंसिंग तो कहीं और से आती है, लेकिन वो उसके लिए राहें फराहम करते हैं कि अब कनेक्शंस बनते हैं। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं पहले ज़रा वो भारत और फ्रांस की जानिब। उससे पहले इसी मामले में जो है वो एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ज़रा सुन लीजिए। पाकिस्तान का सफारती जो कमेटी है वो पार्लिमानी सफारती कमेटी वो मुकम्मल हो गई है। उसमें 2 एक्सपर्ट्स हैं, एक साबिक सेक्रेटरी खारजा और साबिक वज़ीर निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब, और दूसरी मोहतरमा तमीना जो न्यूअर साहिबा, वो भी सेक्रेटरी खारजा रही हैं। मेरे पसंदीदा लोगों में से हैं क्योंकि वो बोलती कम थी, काम ज़्यादा करती थी। मैंने उनको बतौर फॉरेन अफेयर्स रिपोर्टर देखा है और वो किस तरह से काम करती थी। फिर उनको मैंने देखा वहाँ भी काम करते हुए, स्विट्ज़रलैंड में भी। तो ये दोनों दुनिया को समझते हैं। फिर उनके साथ हिलारा बारी खर साहिबा हैं, जो अगेन फॉरेन रिलेशंस की बहुत बड़ी एक्सपर्ट समझी जाती है और दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। शेरी रहमान है जो अमेरिका में सफ़ीर भी रही हैं और इन मामलात को, डिप्लोमेटिक मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, MKM के नुमाइंदे हैं, फैसल सब्ज़वारी और कुछ और लोग हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, बिलावल भुट्टो इसकी क़यादत कर रहे हैं। 2 जून को ये अपना वफ़्त जो है ना दौरा शुरू करेगा न्यूयॉर्क का। इतवार को पहुँचेंगे, 2 जून से इनकी सरकारी मसरूफियात शुरू होंगी। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो इंटरनेशनल मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी होंगे और उसमें हो सकता है भारतीय भी हो जाएँ, उनके लिए एक ब्रीफिंग का एहतमाम भी होगा। सेक्रेटरी जनरल से मिलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव समझाना और फिर हालात से आगाह करना बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मिलेंगे। फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है इस वक्त 2026 तक वो है, 2000 फिर आगे नेक्स्ट ईयर हमें मिल जाएगी वो, तो उनसे भी मिलेंगे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान जो है वो मुस्तकिल मंदूबीन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं उनसे मुलाकातें होंगी। फिर OIC का जो एक ग्रुप है वहाँ, उसके सफ़ीरों से वो मुश्तरका मुलाकात है।
یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے کیونکہ اویسی اپنا ایک اثر رکھتا ہے اویسی ممالک میں، خاص طور پر بھارت ہے، قطر ہے، معاف کیجیے گا، سعودی عربیہ، یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، ان کا بھارت میں بھی بڑا اسٹیک ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا، اب بھی ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ 2 روز پہلے یو اے ای میں پاکستانی سفیر نے کچھ تفصیلات بتائی تھی کہ کیسے ان ممالک نے پاکستان کو سپورٹ کر دیا بھارت کے مقابلے میں. تو ان تک اپنا پرسپیکٹو پہنچانا اور بھارت کے پروپیگنڈا کا توڑ کرنا، کیونکہ وہ ششی تھرور صاحب وہاں موجود ہیں. ویسے وہ ان کا تو ایک عجیب کام ہے، بہت عقل مند ان کو سمجھا جاتا تھا. ابھی انہوں نے فرمایا ہے، وہ امریکہ میں ہیں چونکہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو بھارت کو ممبئی حملے کے بھی ثبوت دے دیے، ہم نے تو سمجھوتا ایکسپریس کے بھی ثبوت دے دیے، ہم نے کہا تھا جی مشترکہ انویسٹیگیشن کرتے، کچھ نہیں ہوا. یہ مشترکہ انویسٹیگیشن کی جو پیشکش تھی، یہ پاکستان نے کی تھی انٹرنیشنل کمیشن کے تحت. پاکستان نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل کمیشن کے تحت کی تھی. جو سمجھوتا ایکسپریس کو جلایا گیا تھا، اس کی مشترکہ انویسٹیگیشن وہ بھی پاکستان کے مطالبے پر شروع ہوئی تھی. آج تک میں نے اس کی جتنی سماعتیں ہوئی ہیں میں نے وہ دیکھی ہیں، آج تک پاکستان کو ایکسیس نہیں دیا گیا. پاکستانی کمیشن کو جا کر دلی میں جن لوگوں پر الزام لگا تھا ان کے بیانات ریکارڈ کرنے کا، ان سے کراس کوشچننگ کرنے کا، ان پر جرا کرنے کا. جبکہ ان میں سے وہ ایک میجر آچاریہ ہیں، یا کہ میں ان کا نام پورا ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، ان کو تو بری بھی کر دیا گیا، ایکچوئل وہی آدمی تھا. تو اور پھر ممبئی حملہ کیس میں نے تمام سماعتیں جو اوپن ہوئی اور جو بند کمرے میں ہوئی وہ میں نے دیکھی، کیونکہ باقی لوگوں کو نکال دیا گیا تھا. میڈیا کے سامنے چونکہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ رکھے جا رہے تھے تو میڈیا کو اس میں انوالو کرنا عدالت نے بھی ضروری سمجھا تھا، تو ہم نے وہ دیکھا تھا. جو اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں جب بھی آتے تھے، وہ بھارت کو لکھے گئے خطوط پیش کرتے تھے، اور پھر بھارت کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا تھا، کبھی بہت ڈھیلا ڈھالا سا جواب دیا جاتا تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کلبھوشن یادیو کے کیس میں فارن آفس میں موجود تھا. جب وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ کاؤنسلر ایکسیس تھے، تو بھارتی ہائی کمشنر وہاں آئے، ان کو کاؤنسلر ایکسیس کا کہا گیا. آپ یقین کیجئے وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوئے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جی ان انٹرپٹیڈ ان کو کوئی مطلب ارد گرد نہ ہو، اور کمرے میں جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ہیمپر کرنے کا سوچ کر آیا تھا، اس کے ساتھ آپ کیا ساز باز کریں گے؟ آپ کہیں اس کو کیا زہر دے دیں، کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ اس کو تو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے ہائی کمشنر کو. تو اس وجہ سے وہاں یہ ضروری تھا کہ اس کمرے میں کچھ لوگ ہوں گے، گفتگو نہیں سنیں گے، لیکن وہ بھاگ گئے پھر، اور آج تک کاؤنسلر ایکسیس حاصل نہیں کیا. بہرحال اب اس جنگ کے نتیجے میں جو بٹرنس کریٹ ہوئی ہے بھارت کی، ایک تو یہ ہوا ہے کہ وہ جو رفائل کمپنی کے لوگ آئے، ان کو انہوں نے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا، ان کو ایکسیس نہیں دیا. اور اس کے نتیجے میں رفائل کمپنی جو ہے وہ بھی بیان بازی پر آ گئی. انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان نے طیارے گرائے، اور سی این این نے بھی اس کو رپورٹ کر دیا ہے. اب اطلاعات یہ ہے کہ فرانس اور بھارت کے درمیان بھی سفارتی کشیدگی ہے اس معاملے پر. امریکہ کے ساتھ تو پہلے ہی ہے، کیونکہ امریکہ پر جو ہے وہ امریکی پریزیڈنٹ پر بھارتی میڈیا کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ دھڑا دھڑ لتے لے رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور باقی امریکیوں کے. ششی تھرور کو وہ اطلاعات کے مطابق اب تک وہ ایکسیس نہیں حاصل ہو سکی، یا وہ کامیابی نہیں ہو سکی جس کی توقع لے کر بھارتی ڈیلیگیشن وہاں گیا تھا. پاکستانی ڈیلیگیشن جب ملے گا، یہ بڑی بات ہے کہ کن کے لوگوں سے ملے گا، پھر واشنگٹن جائے گا، اور پھر اس کے بعد انگلینڈ جائے گا، یورپی یونین جائے گا، فرانس جائے گا، اور اٹلی، اور وہاں بھی جائے گا جرمنی بھی. یہ امپورٹنٹ پلیئرز ہیں، اور کچھ لوگ شاید کینیڈا بھی جائیں. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کا ایکسیس جو ہے وہ کہاں تک ہو رہا ہے. واشنگٹن کی ملاقاتیں طے ہو رہی ہیں، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اب آتے ہیں ناظرین ذرا افغانستان کی جانب، اور پھر اس سال تمام تناظر میں دیکھتے ہیں کہ نور ولی محسود اور اس کے لوگ کیا کر رہے ہیں. افغانستان کے وزیر نے 2 روز پہلے، آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر جو ٹی ٹی پی ہے اس کو کارروائیاں بند کرنا ہوں گی. فتنۃ الخارج ہم نے ان کو سرکاری طور پر نام دیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان پر حملوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر اس حوالے سے احادیث بھی اگر آپ دیکھیے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں، میں نے پڑھ دی. یہاں کوٹ کرنا ٹائم کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لیکن ان کا لب لباب یہ ہے کہ کسی بھی مسلم ملک پر قتال جو ہے مسلط نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ بت پرستوں کے مقابلے میں آپ ان لوگوں کو جو اسلام کے نام لیوائے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، آخری نبی ان کو تصور کرتے ہیں، اسلام کے دائی ہیں،
उन पर उनकी कत्लो गारत आप नहीं कर सकते। टीटीपी क्या करती है? 80,000 लोग तो पाकिस्तानी शहीद कर दिए ना, उनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। फिर उसमें ये भी कहा गया है इन हदीस में रसूलुल्लाह के हवाले से, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि एक जमात ऐसी भी आएगी जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन वो कुरान उसके हलक से नहीं उतरेगा। ये कुरान का पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन कुरान इनके हलक से नहीं उतरता, क्योंकि कुरान ये कहता है कि मुसलमानों के साथ का कताल जो है वो ममनू है। तो ये कुरानी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। फिर उसमें यह भी है, रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया कि ये बुत परस्तों को छोड़ेंगे और मुसलमानों को मारे कत्ल करेंगे। ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? अब तो ये अज़र मिनल शम्स है ना कि भारत से मदद ले रहे हैं, और भारत में किससे मदद ले रहे हैं? बीजेपी की मोदी सरकार से। और फिर हमने ये भी देखा है कि ये जो नूर वली मसूद है, ये क्या कह रहा है? ये क्या कर रहा है? ये कुरान की आयत कोट करता है और अपने लोगों को ख़राब करता है। जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, पख्तून हैं, ज़्यादा नहीं समझ सकते और कबायली हैं, उनको ख़राब करता है। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं ऐसी जमात को पाऊँ तो उसे कत्ल करूँगा, जैसा कि कौम आद को जड़ से उखाड़ फेंका गया था। ये रसूलुल्लाह के सही बुखारी और सही मुस्लिम में है अल्फाज, हदीस मुबारका हैं उनकी। और अब आप देखिए कि ये नूर वली मसूद जो है वो किस तरह इस्लाम का चेहरा जो है वो मसख कर रहा है। जहाँ सिर्फ जिहाद जो है उसके बारे में भी बहुत वाज़ेह है कि ये सिर्फ रियासत का अमीर ही इसका ऐलान कर सकता है। यानी खलीफा अगर किसी रियासत का अमीर है या खलीफा है वो ऐलान करेगा, या सदर है या वज़ीर आज़म है वो ऐलान करेगा। रियासत के आम लोग इस तरह जिहाद नहीं कर सकते। ये कौन सा जिहाद कर रहे हैं? ज़रा कोई इनसे पूछे, हमें तो बताते नहीं हैं। चलिए अब आ जाते ज़रा इमरान खान की जानिब। आज भी हमने देखी जाकर समात, GHQ अमला केस की समात थी। वो काफ़ी बादला आके इमरान खान से लोगों ने मिले। एक तो खबर ये है कि फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की एंट्री दोबारा हो गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। फैसल चौधरी ने जाकर कान में उनके कुछ कहा, तो उन्होंने फिर फैसल चौधरी को हिदायत की और उन्होंने कहा तू प्रोग्राम में जाना इलीगल क्यों करना है? तो और ये गुफ्तगू इर्द गिर्द के लोगों ने सुनी, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो सख्त बात की। उन्होंने कहा नहीं और सख्त करो। तो यानी अब उनकी एंट्री हो गई है। अब अगली खबरें आपको फिर बताएंगे अगले व्लॉग में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो सलमान अकरम राजा के लिए स्पेस जो है ना वो मेरा ख्याल है कम हो गई है। उन्होंने पहले भी कई फैसले किए, इमरान खान ने वो फैसले उड़ा दिए। उन्होंने बल्कि फैसल चौधरी ने तो ये भी कहा, पब्लिकली कहा, उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि जी ये तो कर्नल साहब का आदमी है जो ये जेल में क्यों आ जाता है। उन्होंने कहा भी जो भी आ जाए ये अच्छा है, ये तो हर किसी को कर्नल का ही कह देते हैं। तो ये बात भी आई गई हो गई। यानी सलमान अकरम राजा की बात जो है इमरान खान ने सुनी अनसुनी कर दी। अब उन्होंने सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज़ एक पंजाब के मामला चलाने के लिए कमेटी कायम कर दी थी कि जो पंजाब का स्ट्रक्चर भी सजेस्ट करेगी। आज फिर अली जफर साहब भी थे, ये भी थे, और लोगों ने जाकर इमरान खान से कहा कि ये क्या किया सेक्रेटरी जनरल ने। उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने तो ये जो इख्तियारात दिए थे आलिया हमजा को, वो इख्तियारात बरकरार है, वो इस कमेटी की हेड होंगी। और यूँ यह कमेटी उनके अंदर कर दी गई और उसमें शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के सदूर को भी शामिल कर दिया गया। ये 4 रुकनी कमेटी थी, अब 9 रुकनी कर दी गई है। आलिया हमजा साहिबा इसकी हेड होगी। अगर मैं पार्टी का किसी का भी सेक्रेटरी जनरल हूँ या कोई भी सेक्रेटरी जनरल हो तो उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी में जो बानी चेयरमैन है उसकी लड़ाई है, जो जिसको आपने सेक्रेटरी जनरल नामजद किया हुआ है। सेक्रेटरी जनरल को अगर कोई इख्तियार नहीं है तो फिर काहे का सेक्रेटरी जनरल? ये बड़ा मामला है नाज़रीन। लेकिन अब वो अलीमा खान की गुफ्तगू सुने तो फिर वो जिस किस्म की गुफ्तगू वो करती है, जैसी गुफ्तगू फिर बाबर आवान ने की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि इमरान खान की गेम अब सियासी तौर पर ख़त्म हो रही है, इसलिए कि इमरान खान के पास अपने बचाव के रास्ते कम हैं और जो लड़ाई उन्होंने डाल दी है मार्का हक के कामयाबी के बाद, वो लड़ाई भी अब उनके हाथ में नहीं रही और लोग उनसे खुश नहीं हैं, उनका चेयरमैन उनसे खुश नहीं है, और तो और बात छोड़े उनकी जो लीडरशिप वहाँ जाती है मिलने वो भी खुश नहीं है। आज ही देख लें 6 लोग नाम दिए थे, 3 शायद नहीं आए। आदम स्वाति आए, उनको अंदर जाने नहीं दिया था। तो इस तरह जो है वो इमरान खान साहब इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक ले जा रहे हैं, नाकामी की जाने।
یہ ناکامی کیسے ہوگی ہم اگلے کال ولاگ میں انشاءاللہ آپ اس پر بات کریں گے. اس وقت تک اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.